हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं पशु परिचर के अंतर्गत पार्ट बी के क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं। गाय, बैल एवं सांड को 100 किलोग्राम शरीर भार पर कितना शुष्क चारा देना चाहिए? गाय, बैल एवं सांड को 100 केजी शरीर भार पर कितना शुष्क चारा देना चाहिए? तो 2.5 केजी यानी 2.5 किलोग्राम। गाय है, बैल है, सांड है, इनको 100 किलोग्राम शरीर भार पर 2.5 केजी शुष्क चारा देना चाहिए। गाय, बैल, सांड को 100 केजी शरीर भार पर 2.5 केजी शुष्क चारा देना चाहिए। भैंस को 100 केजी शरीर भार पर कितना शुष्क चारा देना चाहिए? देखिए, गाय, बैल एवं सांड को तो देना चाहिए 100 किलोग्राम पर 2.5 केजी शुष्क चारा। और भैंस अगर 100 किलो की है तो भैंस को देना चाहिए 3 किलोग्राम शुष्क चारा। गाय, सांड, बैल 100 किलो का है तो 2.5 केजी शुष्क चारा, और भैंस 100 किलो की है तो 3 केजी शुष्क चारा देना चाहिए। गाय, भैंस, बैल, सांड को प्रतिदिन कितना दाना देना चाहिए? तो दाना की बात हो रही है यहाँ पे। तो गाय, भैंस, बैल, सांड यानी गाय, भैंस, बैल, सांड इनको प्रतिदिन कितना दाना देना चाहिए? तो 1.5 से 2 केजी प्रतिदिन इनको दाना देना चाहिए। एक जो बैल होते हैं, साधारण काम करने वाले जो बैल होते हैं, उन्हें प्रतिदिन 1.5 से 2 केजी दाना देना चाहिए। मध्यम प्रकार के जो बैल होते हैं, मध्यम कार्य करने वाले जो बैल होते हैं, उन्हें 2.5 से 3 केजी, और जो ज़्यादा भारी काम करने वाले होते हैं उन्हें 4 से 4.5 केजी दाना देना चाहिए। गाय को 1 केजी दाना कितने लीटर दूध पर देना चाहिए? तो गाय को 3 लीटर दूध पर 1 केजी दाना देना चाहिए। अगर गाय 3 लीटर दूध दे रही है, अगर गाय 3 लीटर दूध दे रही है तो 1 किलो दाना दे दो। अगर भैंस 2.5 लीटर दूध दे रही है तो भैंस को 1 किलो दाना दे दो। तो गाय को 1 केजी दाना कितने लीटर दूध पर देना चाहिए? 3 लीटर। भैंस को 1 केजी दाना कितने लीटर दूध पर देना चाहिए? 2.5 लीटर। अगला क्वेश्चन, प्रजनन करने वाले सांड को कितना दाना देना चाहिए? प्रजनन करने वाले सांड को 2 केजी दाना देना चाहिए। प्रजनन करने वाले सांड को 2 केजी दाना देना चाहिए। गर्भवती गाय को गर्भ रक्षा है तो कितना दाना अतिरिक्त देना चाहिए? तो 1 से 1.5 केजी दाना वो गर्भवती गाय को एक्स्ट्रा देना चाहिए। कहने का मतलब है, हम गाय को 1 केजी दाना दे रहे हैं तो 1 से 1.5 केजी अतिरिक्त दाना देंगे, अर्थात गर्भवती गाय को जो कुल दाना है वो देना चाहिए 2 से 2.5 केजी। क्योंकि यहाँ पे बात क्या हो रही है, गर्भवती गाय को गर्भ रक्षा है तो कितना दाना अतिरिक्त देना चाहिए? 1 से 1.5 केजी, अर्थात 1 केजी हम पहले से ही दे रहे हैं, 1 केजी दाना ऐसे ही देते हैं, और फिर 1 से 1.5 केजी और देंगे तो 2 से 2.5 केजी दाना है वो गर्भवती गाय को देना चाहिए। यहाँ पे देखिए, अतिरिक्त दाना देने की बात हो रही है तो 1 से 1.5 केजी तो है ही, तो फिर अतिरिक्त दाना और देंगे तो कुल मिलाकर 2 से 2.5 केजी हो जाएगा। शुष्क चारा एवं हरा चारा का अनुपात कितना होना चाहिए? 1:3 होना चाहिए। शुष्क चारा एवं हरा चारा का अनुपात कितना होना चाहिए? तो शुष्क चारा एवं हरा चारा का अनुपात 1:3 होना चाहिए।
गर्भकाल के अंतिम माह में गर्भवती गाय को कितना केजी दाना देना चाहिए? तो ये देख लीजिए 2.5 से 3 केजी, क्योंकि 1 से 1.5 केजी हम अतिरिक्त देते हैं और 1 केजी हम पहले से ही दे रहे हैं, तो 2.5 से 3 केजी दाना 2.5 से 3 केजी दाना गर्भवती गाय को देना चाहिए। पिछला क्वेश्चन था कि गर्भवती गाय को कितना अतिरिक्त दाना देना चाहिए, यहाँ पे है गर्भवती गाय को कितना देना चाहिए, तो यह देख सकते हैं 2.5 से 3 केजी। तो गर्भकाल के अंतिम समय में यानी गर्भकाल के अंतिम महीने में गर्भवती गाय को कितना केजी दाना प्रतिदिन देना चाहिए? 2.5 से 3 केजी। मोस्ट क्वेश्चन है ये आपके लिए। गर्भवती गाय को अपने शरीर भार का कितना प्रतिशत शुष्क पदार्थ देना चाहिए? वेरी इंपॉर्टेंट। तो 2 से 2.5%। गर्भवती गाय को अपने शरीर भार का कितना प्रतिशत शुष्क पदार्थ देना चाहिए? तो 2 से 2.5% शुष्क पदार्थ देना चाहिए। पंद्रह केजी दूध देने वाली गाय को कितना प्रतिशत दलहनी चारा खिलाना चाहिए? कोई गाय है वो 15 लीटर दूध दे रही है, उसको दलहनी चारा का 2/3 भाग और दलहनी चारा का 1/3 भाग आपसे पूछा जाएगा। दलहनी चारा और दलहनी चारा का अनुपात। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि दलहनी हरा चारा 1/3 भाग और दलहनी हरा चारा 2/3 भाग। साइलेज चारे में किसकी मात्रा अधिक होती है? तो साइलेज चारे में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है। है चारे में यानी है घास में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, विटामिन और प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। साइलेज में उपस्थित जीवाणु शर्करा अर्थात कार्बोहाइड्रेट से क्रिया कर कौन कौन से अम्ल बनाते हैं? साइलेज में जीवाणु होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो साइलेज में उपस्थित जीवाणु शर्करा कार्बोहाइड्रेट से क्रिया कर, यानी साइलेज में क्या होता है? भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है और जीवाणु क्या करेंगे? कार्बोहाइड्रेट से क्रिया करेंगे और कार्बोहाइड्रेट से क्रिया करके कौन कौन से अम्ल बनाएंगे? एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल और इथाइल अल्कोहल। लैक्टिक अम्ल के कारण साइलेज मीठा होता है, एसिटिक अम्ल के कारण साइलेज खट्टा होता है और इथाइल अल्कोहल के कारण जो साइलेज है वो थोड़ा खारा सा होता है। तो ये याद रख सकते हैं आप, इतना गहराई में नहीं पूछा जाएगा, बस इतना याद रख लीजिए कि साइलेज में उपस्थित जीवाणु शर्करा से क्रिया कर कौन कौन से अम्ल बनाते हैं। तो साइलेज में जो जीवाणु उपस्थित होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट की जगह हो सकता है वो सिर्फ शर्करा लिख के दे दे। तो इससे क्रिया करके कौन कौन से अम्ल बनाते हैं? एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल और इथाइल अल्कोहल। तीनों याद रखने हैं आपको। पूछा जा सकता है निम्न से कौन सा नहीं बनाता, ये पूछा जा सकता है में कच्ची प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? तो है घास में कच्ची प्रोटीन की मात्रा 8.5% होती है में कच्ची प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? तो है में कच्ची प्रोटीन की मात्रा 8.5% होती है में शर्करा की मात्रा कितनी होती है? तो है में शर्करा की मात्रा 41.5% होती है में
लवण की मात्रा कितनी होती है? तो है में लवण की मात्रा 6.8% होती है। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि है में निम्न में से किसकी मात्रा सबसे कम होती है? ऑप्शन ए प्रोटीन, ऑप्शन बी शर्करा, ऑप्शन से कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन द लवण। क्योंकि शर्करा कार्बोहाइड्रेट एक ही बात है, तो ऑप्शन दो अलग अलग दे दिए, लेकिन शर्करा कार्बोहाइड्रेट एक ही बात है लगभग। और लवण तो किसकी मात्रा सबसे कम होगी? ऑप्शन द अर्थात लवण की मात्रा सबसे कम होगी। यहाँ पे हम देख सकते हैं में लवण की मात्रा है 6.8% है। इस तरह पूछा जा सकता है। नंबर 2 क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? क्रम पूछा जा सकता है कि है में निम्नलिखित की मात्रा का क्रम बताइए। तो पहले बढ़ता हुआ क्रम बताइए। तो पहले लवण, उसके बाद प्रोटीन, उसके बाद शर्करा। क्रम भी आपसे पूछा जा सकता है। सबसे अधिक मात्रा किसकी है पूछी जा सकती है। सबसे कम मात्रा किसकी है ये पूछी जा सकती है। या सीधा पूछा जा सकता है कि है में कच्चे प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? 8.5%। शर्करा में है में शर्करा पदार्थ की मात्रा कितनी होती है? शर्करा की मात्रा कितनी होती है अर्थात कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितनी होती है? 41.5%। और है में लवण की मात्रा कितनी होती है? 6.8%। तो घुमा फिरा के बहुत सारे क्वेश्चन इनसे बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन, है घास में कौन सा विटामिन अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो कौन सा विटामिन है वो है घास में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन देगा विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन डी। तो है घास में विटामिन ए सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा है घास में विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन डी पाया जाता है। क्योंकि है घास को हम सुखाते हैं तो सूर्य की ऊर्जा प्राप्त होती है और सूर्य की ऊर्जा से क्या विटामिन डी घास को मिलता रहता है। इसके अलावा विटामिन ई घास में होता है, विटामिन ए भी होता है, विटामिन ए भी होता है, डी भी होता है, ए भी होता है। तो ये है घास में विटामिन होते हैं। इसके अलावा किंचित मात्रा, बहुत ही कम मात्रा में विटामिन डी भी होता है जो लगभग ना के बराबर ही होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि है घास में से कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, कौन सा विटामिन सबसे कम मात्रा में पाया जाता है, न्यून मात्रा में पाया जाता है, लगभग ना के बराबर पाया जाता है, तो विटामिन हो जाएगा विटामिन बी। फलीदार है में कौन सा खनिज लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो फलीदार है होती है भी दो प्रकार की, एक फलीदार होती है, एक बिना फलीदार वाली होती है। तो फलीदार है में कौन सा खनिज लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो कैल्शियम। फलीदार है में कौन सा खनिज लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो कैल्शियम सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। फलीदार है में कैल्शियम सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, पशु का शारीरिक तापमान देखिए, गाय का 38.5 होता है, भैंस का भी 38.5 होता है, घोड़ा का 38 होता है और भेड़ का 39 होता है। गाय का 38.5 होता है, भैंस का 38.5 होता है, घोड़ा का 38 होता है, भेड़ का 39 होता है। फ़ारेनहाइट की बात करें तो गाय में 101.5 फ़ारेनहाइट, भैंस में भी 101.5 फ़ारेनहाइट, घोड़ा में 100.5 फ़ारेनहाइट और भेड़ में 102 फ़ारेनहाइट। तो कैसे याद रखें? याद रख लीजिए कि गाय है वो
101 की स्पीड से भागती है, भैंस 101 की स्पीड से भागती है, घोड़ा 100 की स्पीड से भागता है, भेड़ 102 की स्पीड से भागती है। ये याद रखने का तरीका है। तो गाय 38.5 डिग्री सेल्सियस, भैंस भी 38.5 डिग्री सेल्सियस, घोड़ा 38 डिग्री सेल्सियस, भेड़ 39 डिग्री सेल्सियस। गाय 101.5 फ़ारेनहाइट, भैंस 101.5 फ़ारेनहाइट, घोड़ा 100.5 फ़ारेनहाइट और भेड़ 102 फ़ारेनहाइट। अब ये तो है सामान्य ताप। क्रिटिकल तापमान की बात करें तो क्रिटिकल तापमान है वो 1 से 2 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा बढ़ा हुआ दिखाई देता है। तो गाय में अगर 39.5 आ जाएगा क्रिटिकल में, भैंस में 39.5 आ जाएगा क्रिटिकल में, बस इतना है। अब देखिए पशुओं में नाड़ी गति प्रति मिनट, पशुओं में नाड़ी की गति प्रति मिनट क्या होती है? तो देखिए गाय में होती है 40 से 50, भैंस में होती है 40 से 45, ऊँट में होती है 28 से 32, भेड़ में होती है 70 से 80, बकरी में भी 70 से 80 और घोड़े में होती है 32 से 40। घोड़े में दांत भी 40 होते हैं। ऊँट में होती है 28 से 32 और ऊँट में 34 दांत होते हैं। बाकी गाय, भैंस, भेड़, बकरी इन चारों में 32 दांत होते हैं। तो देखिए गाय की जो नाड़ी गति होती है वो प्रति मिनट होती है 40 से 50। भैंस में जो नाड़ी गति होती है वो प्रति मिनट होती है 40 से 45। भेड़ में 70 से 80, बकरी में 70 से 80, ऊँट में 28 से 32 और घोड़ा में 32 से 40। ऊँट में 28 से 32, घोड़ा में 32 से 40। अगला क्वेश्चन, गाय भैंस में नाड़ी दर कैसे ज्ञात की जाती है? मध्य कोक्सीजियल धमनी से। गाय भैंस में नाड़ी दर कैसे ज्ञात की जाती है? मध्य कोक्सीजियल धमनी से। सिर्फ कोक्सीजियल धमनी याद करना काफ़ी नहीं है, मध्य नाम भी यानी मिडल कोक्सीजियल आर्टरी, मिडल कोक्सीजियल आर्टरी अर्थात मध्य कोक्सीजियल धमनी। तो देखिए पूरा नाम याद रखिए, अधूरा नाम आपके लिए खतरनाक हो सकता है, बहुत ही जहरीला हो सकता है। तो गाय भैंस में नाड़ी दर कैसे ज्ञात की जाती है? गाय भैंस में नाड़ी दर मध्य कोक्सीजियल धमनी से ज्ञात की जाती है। घोड़े में नाड़ी दर कैसे ज्ञात की जाती है? तो घोड़े में नाड़ी दर फेशियल धमनी से ज्ञात की जाती है। घोड़े में नाड़ी दर फेशियल धमनी से ज्ञात की जाती है। भेड़ बकरी में नाड़ी दर कैसे ज्ञात की जाती है? किससे ज्ञात की जाती है? फेमोरल धमनी द्वारा ज्ञात की जाती है। जो फेमोरल धमनी है उसको छूकर ज्ञात की जाती है। तो गाय भैंस में मध्य कोक्सीजियल धमनी, घोड़े में फेशियल धमनी, भेड़ बकरी में फेमोरेल धमनी, भेड़ बकरी में फेमोरेल धमनी द्वारा नाड़ी दर ज्ञात की जाती है। अब है पशुओं में श्वसन दर प्रति मिनट। गाय 1 मिनट में 20 से 25 बार सांस लेती है, भैंस 16 से 18 बार सांस लेती है, भेड़ 12 से 20 बार सांस लेती है, बकरी भी 12 से 20 बार सांस लेती है, ऊँट 5 से 7 बार सांस लेता है,
लेकिन कहीं कहीं आपको 7 से 10 मिल जाएगा, तो 7 से 10 मिल जाएगा वो भी सही है। थोड़ा उतार चढ़ाव रहता है। देखिए भैंस ऊँट है वो सुबह के समय 5 से 7 बार प्रति मिनट सांस लेता है, जबकि दोपहर के समय थोड़ा सा सांस की गति है वो बढ़ जाती है और 7 से 10 हो जाती है। घोड़ा है वो 8 से 16 बार सांस लेता है। सूअर 8 से 18 बार सांस लेता है। कुक्कुट 15 से 30 बार सांस लेता है। तो गाय 1 मिनट में 20 से 25 बार सांस लेती है। भैंस 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेती है। भेड़ बकरी 1 मिनट में 12 से 20 बार सांस लेती है। ऊँट 5 से 7, 7 से 10। घोड़ा 8 से 16 बार सांस लेता है। सूअर 8 से 18 बार और कुक्कुट 15 से 30 बार सांस लेता है। ये क्वेश्चन आया था कि ऊँट कितने बार सांस लेता है, उसमें ऑप्शन में था 8 से 12 बार। तो वो किस प्रकार से एग्जाम ने दिया होगा ऑप्शन के 8 से 12 बार ऊँट सांस लेता है, एग्जाम में क्वेश्चन आया किस प्रकार दिया होगा, तो वो दोपहर के टाइम के आधार पर ये क्वेश्चन दिया होगा, क्योंकि दोपहर के समय सांस दर है वो ऊँट की ऑटोमेटिक ही बढ़ जाती है। पशु के नाड़ी गति ज्ञात करने के लिए, पशु के नाड़ी गति ज्ञात करने के लिए नाड़ी की धड़कनें सुनने के लिए कितना समय निर्धारित है? 1 मिनट। पशु की नाड़ी गति ज्ञात करने के लिए नाड़ी की धड़कनें सुनने के लिए कितना समय निर्धारित है? 1 मिनट। आप कहोगे 1 मिनट कैसे, कोई तो दिमाग भी नहीं लगाएगा। तो ये तो 1 मिनट इसलिए है क्योंकि 1 मिनट में ही तो नाड़ी की गति देखी जाती है कि नाड़ी की गति 1 मिनट में कितनी है, किस पशु में 1 मिनट में नाड़ी गति कितनी है, तो इसलिए 1 मिनट तक सुना जाता है। पशुओं को चोट लग जाने पर उस पे घाव हो जाता है, यानी वाउंड हो जाता है, वाउंड, तो क्या उपचार करना चाहिए, क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए? तो पशु को चोट लग जाने पर देखिए क्या करें, 1% पोटेशियम परमैंगनेट से बना पानी का घोल, अर्थात लाल दवाई की बात हो रही है। आपको बता दें कि लाल दवाई का रंग है वो बैंगनी होता है, लेकिन पड़े समय के साथ वो नहीं बैंगनी होता है, लेकिन जब पानी में डाला जाता है ना लाल दवाई, तब पानी का रंग लाल हो जाता है। जब पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है, पहले बैंगनी रंग का होता है, जब पानी में डाला जाता है तो इसका रंग लाल हो जाता है, इसलिए इसे लाल दवा भी कहते हैं। तो 1% पोटेशियम परमैंगनेट से बना पानी का घोल लगाना चाहिए पशु के चोट पर। पोटेशियम परमैंगनेट, क्योंकि आपको पता है ये कीटाणुनाशक होता है, जीवाणुनाशक होता है, यानी ये नाश कर देता है। 1% फिनाइल पोटेशियम परमैंगनेट लगाना चाहिए। हालांकि किताब में तो ये दे रखा है कि पोटेशियम परमैंगनेट है ये जीवाणु रोधक होता है, तो जीवाणु रोधक तो होता ही है, ये कीटाणु का नाश भी कर देता है। 1% फिनाइल पानी में मिलाकर लगाना चाहिए। 1% फिनाइल पानी में मिलाकर घाव पर लगाना चाहिए। यानी ये आपको मात्रा याद रखनी है कि 1% पोटेशियम परमैंगनेट, 1% फिनाइल पानी में मिलाकर लगाना चाहिए। आपको वहाँ पे प्रतिशत भी देगा कि 0.5 से 1%, 10 से 5%, 7 से 8%,
10 से 11% ऐसे देगा, तो आपको 1% करना है। फिनाइल भी 1%, पोटेशियम परमैंगनेट भी 1%, ये पानी में मिलाकर पशु की चोट पर लगाइए। फिनाइल से क्या होगा कि जो कीटाणु है वो मर जाएंगे, और पोटेशियम परमैंगनेट है वो कीटाणु जीवाणु को रोकने का कार्य करेगा, उन्हें बढ़ने नहीं देगा। एक बढ़ने से रोकेगा, एक ख़त्म कर देगा, फिनाइल ख़त्म कर देगा। जब आप पोटेशियम परमैंगनेट लगा दो तो सबसे पहले पोटेशियम परमैंगनेट लगाएंगे, क्योंकि जीवाणु और कीटाणु को रोकने से, बढ़ने से रोकेगा। फिर हम फिनाइल लगा देंगे 1% पानी में घोलकर, जो कि कीटाणु को मार देगा। और लास्ट में हम टेंचर आयोडीन लगा देंगे। जो टेंचर आयोडीन 2 प्रकार के काम करता है। टेंचर आयोडीन एक तो रक्त का थक्का सा जमा देता है, रक्त बहने से रोकता है, ऊपर से ये कीटाणुओं को भी मारता है। तो टेंचर आयोडीन लगा देंगे। ये पशु के चोट के लिए है, वाउंड के लिए। तो देख लीजिए, पोटेशियम परमैंगनेट है, फिनाइल है, टेंचर आयोडीन है, ये हम चोट पर लगा सकते हैं। इसके अलावा डिवोडीन है, वो भी लगा सकते हैं। तो ये 4 दवाई बताई है मैंने आपकी चोट के लिए, जो कि कीटाणु का नाश करेगा, कीटाणु का वृद्धि होने से रोकेगा। किस हार्मोन द्वारा नर पशु में लैंगिक गुण विकसित होते हैं? आपको पता है नर पशु में लैंगिक गुण विकसित होते हैं। कहाँ होते हैं? वर्षण होता है। क्या होता है? वर्षण होता है, अर्थात टेस्टिस होता है। और उनमें कौन सा हार्मोन विकसित होता है वर्षण में? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण होता है, जो प्रजनन एवं जनन के लिए बहुत जरूरी होता है। तो किस हार्मोन द्वारा नर पशु में लैंगिक गुण विकसित होते हैं? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो आज के लिए इतना ही।